का डिमांड था कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, पहला। और दूसरा था कि संविधान की छठी अनुसूची को लागू किया जाए लद्दाख में। इसको फंडिंग दिलवाना, इसको रिच बनवाना, इसको एक बहुत अच्छी लाइफ दिलवाना, इसको करोड़ों रुपए दिलवाना अलग-अलग अवार्ड्स के माध्यम से, अलग-अलग हेल्पिंग हैंड के तौर पे। मैं भी कभी पाकिस्तान के थ्रू पैसे मंगा रहा होगा, कभी दूसरे देश के थ्रू, जिसका ऑन रिकॉर्ड नहीं दे रहा था सोनम वांगचुक हिसाब किताब। उसी तरह से हायल जो है, जिसमें इसने 37 करोड़ रुपया एक कॉलेज खोलने के लिए लिया था, और लगता है वहाँ से 1-2 बैच भी पास आउट करके निकाल दिया बच्चों को, जबकि आज तक वो कॉलेज बन के रेडी नहीं हुआ और कभी उसको एक्रेडिटेशन नहीं मिला। सोनम वांगचुक अगर सुपरफिशियली देखोगे तो वो लद्दाख का एक शांत और मासूम दिखने वाला पर्सन है। मतलब अपने आप को वो एनवायरनमेंटलिस्ट और एजुकेशनलिस्ट और हेल्थ केयर के लिए काम करने वाला सोशल वर्कर बताता है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। जिस तरह से सोनम वांगचुक पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि वो पर्सन जो पॉलिटिक्स है उसमें अस्थिरता पैदा करने वाला अब माना जाने लगा है, वो पर्सन रणनीतिक प्रभाव के लिए काम करने वाला माना जाने लगा है। सोनम वांगचुक वो है जो 1988 में शेकमॉल नाम का एनजीओ बनाया था। शेकमॉल एक्चुअली शॉर्ट है स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के लिए। तो सोनम वांगचुक ने इसकी स्थापना की और कहने को मतलब तथाकथित रूप से ये एनजीओ का पर्पस था लद्दाख के बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री में प्रोवाइड करना, उनको हेल्प करना पढ़ाई लिखाई में। बट इसको यूज किया सोनम वांगचुक ने अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए, अपना पर्सनल वेल्थ बढ़ाने के लिए, बाहर से फंडिंग ला करके अपने आप को एलिवेट करने के लिए। और सोनम वांगचुक ने जो सबसे घटिया काम किया वो था कि एजुकेशन को यूज किया, एजुकेशन को, हेल्थ केयर को, सोशल वर्क को, इन्वायरमेंट को यूज किया अपने पर्सनल कॉजेज को बढ़ावा देने के लिए, अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए। जैसे कि लद्दाख जो है वो लद्दाख नॉर्मल एरियाज की तरह नहीं है भारत में। लद्दाख का बहुत सारे एरिया जो है, लेह लद्दाख का, वो मरुस्थल है। अब मरुस्थल केवल रेत का बना हुआ नहीं होता है, जैसे कि थार मरुस्थल है या गोबी है। मरुस्थल दूसरे तरह का भी होता है, एक ठंडा मरुस्थल होता है। तो लद्दाख का बहुत सारे एरिया वैसा है जहाँ पे वनस्पति कम होती है थोड़ी और काफी ठंड पड़ती है, मतलब उसको कोल्ड मरुस्थल भी आप कह सकते हैं। इसी वजह से लद्दाख हाईली स्पार्सली पॉपुलेटेड है, डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है। मतलब लद्दाख बहुत बड़ा एरिया है एंड उसका पॉपुलेशन मात्र 3.25 लाख है। तो वहां पे कोई भी चीज बनाना, जैसे रोड हो गया या कोई दूसरी चीजें बनाना, उस लेवल पे बेनिफिशियल नहीं रहती है, क्योंकि पब्लिक उसको उतना यूज नहीं करती जितना बाकी जगह में। आप यूपी बिहार में एयरपोर्ट खोल दो कहीं पे भी, वहां पे 50,000 लोग, 1 लाख लोग तुरंत उसको यूज करने लग जाएंगे। बट आप राजस्थान में कर दो, तुरंत लोग यूज करने लग जाएंगे। लेकिन आप लद्दाख में एयरपोर्ट खोल दो, हो सकता है बहुत कम लोग आएंगे। चलो टूरिज्म के नाम पे कुछ लोग आ भी जाए, अदरवाइज बहुत कम लोग आएंगे। ऐसे में सोनम वांगचुक जो बहुत ही मासूम दिखते हैं, उन्होंने इन सब चीजों को लद्दाख में होने से रोकने की पूरी कोशिश की। सोनम वांगचुक ने पूरी कोशिश की कि वहां पे कोई विकास ना हो, रोड डेवलपमेंट ना हो, वहां पे रेलवे वगैरह नहीं जा पाए किसी तरह से, मतलब किसी भी तरह का विकास वहां ना हो पाए। उन्होंने अपना पूरा इन्फ्लुएंस, पूरा मॉनिटरी पावर, पूरा पावर लगा दिया कि ये सब चीजें ना हो। तो सोनम वांगचुक वो शख्स है। हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि सोनम वांगचुक का डिमांड्स क्या-क्या है, मतलब वो किस बात को लेके धरना प्रदर्शन कर रहे थे। सोनम वांगचुक पहले से फेमस है भारतीय जनमानस के बीच में, बट अभी जो सबसे ज्यादा फेमस हुए पिछले कुछ दिनों में, 15-20 दिनों में, जिसमें भूख हड़ताल पे चले गए थे एंड उसके बाद जब 4 लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हो गए, जब इन्होंने बिल्डिंगें जला दी, तब जाकर के उन्होंने अपना भूख अनशन तोड़ा। तो सवाल है कि वो किस बात को लेके अनशन कर रहे थे, उनका डिमांड क्या था। सोनम वांगचुक के 2 डिमांड थे मेनली। वैसे तो कहने को उनका तीसरा डिमांड भी था कि यहाँ पे रोजगार बहुत ज्यादा युवकों को दिया जाए। तो इसका तो खैर अलग ही जवाब है कि जब से लद्दाख को मोदी सरकार ने कश्मीर से अलग किया है, तब से लद्दाख में काफी विकास हुआ है। उससे पहले ये लोग कभी लद्दाख को लेके कुछ नहीं बोलते थे। इनका एक ही डिमांड होता था कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दीजिए। अब जब मोदी सरकार ने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया है, तब ये लोग अलग-अलग डिमांड रखने शुरू हो गए और अब ये बोलने लग गए हैं कि वहां पे बेरोजगारी बहुत है। जैसे कि 5 साल पहले या 6 साल पहले, उसके पहले लद्दाख में तो बेरोजगारी थी ही नहीं।
वहाँ पे बेरोजगारी सारी तब आई जब लद्दाख को अलग राज्य बनाया गया है। इससे आप इनका हिपोक्रेसी समझ सकते हो। इससे सोनम वांगचुक का भी हिपोक्रेसी समझ सकते हो। सवाल उठता है कि इनके मेन डिमांड्स क्या है? तो बेरोजगारी का तो इन्होंने जानबूझ के सरकार को नीचा दिखाने के लिए यूज़ किया है। बेरोजगारी तो हमेशा ही होती है, ये बैड डिमांड नहीं है या फिर ये वैसा तथ्य नहीं है जो बोला जाए कि झूठ है। लेकिन बेरोजगारी को यहाँ पे सरकार के खिलाफ इस तरीके से यूज़ करना जिससे सरकार को जनमानस के बीच में नीचा दिखाया जाए, वो गलत था। अब रही बात कि इनके मेन डिमांड्स क्या थे, तो बेरोजगारी के अलावा अगर हम बात करें तो इनका डिमांड था कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, पहला। और दूसरा था कि संविधान की 6ठी अनुसूची को लागू किया जाए लद्दाख में। अब दोनों को बारीकी से समझिए शॉर्ट में। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? गवर्नमेंट ऐसा कभी नहीं करेगी, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देगी। इसके बहुत सारे कारण हैं, मैं 1-2 ब्रीफ में बताऊंगा। जैसे कि लद्दाख एकमात्र स्टेट है जो पाकिस्तान और चाइना दोनों के बॉर्डर को टच करता है। मतलब 2 ऐसे नेबर्स जो शुरू से हमारे विरोध में रहे हैं, भारत पे अटैक करते रहे हैं, भारत में घुसपैठ कराते आ रहे हैं, उन दोनों के बॉर्डर को टच करता है लद्दाख। अब अगर लद्दाख को आप पूर्ण राज्य का दर्जा दे देते हो, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के बाद क्या हुआ था। कश्मीर से 3 लाख से 5 लाख तक हिंदुओं को एक ही समय में मार के 1990s के टाइम में भगा दिया गया था कश्मीर से। जब पाकिस्तानी घुसपैठिए कश्मीर में घुसे थे, ये हालत हुआ था हिंदुओं का। कौन जानता है कि इसी तरह की हालत लद्दाख के बौद्धों के साथ और वहाँ के माइनॉरिटी हिंदुओं के साथ ये लोग नहीं करेंगे? और कौन जानता है कि इनको पूर्ण राज्य दर्जा दे जाने के बाद उनका क्या हालत होने वाला है? ऑलरेडी वहाँ पे 51% मुस्लिम्स हो गए हैं, वहाँ पे 40% बौद्ध हैं, वहाँ पे हिंदू 5-6% हो गए हैं और सिख जो है एक आध % के करीब है। लद्दाख की हालत दयनीय हो गई है बाकी सारे मामलों में। ऐसे में लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का मतलब है एक नया फ्रंट ओपन करना जिसमें नुकसान भी हो सकता है सरकार को। पहले मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये तो राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया जा सकता। एक तो ये कारण है कि लद्दाख को राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। दूसरा कारण है लद्दाख की पॉपुलेशन बहुत कम है, 2.25 लाख पॉपुलेशन लद्दाख की टोटल है। 10-20 लाख 30 लाख तो यूपी बिहार राजस्थान वगैरह में एक एक डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन होता है। वैसे में जब एक डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन नीचे के एरियाज में, नॉन पहाड़ी एरियाज में 40 लाख 30 लाख 20 लाख होता है, तो वैसे में 2.25 लाख के पॉपुलेशन को एक राज्य का दर्जा कैसे दिया जा सकता है? दूसरी बात जो इसका दूसरा डिमांड है कि अनुसूची 6ठी में लद्दाख को डाला जाए। इसका मतलब है कि लद्दाख में कोई भी काम करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को लोकल बॉडी से परमिशन लेना पड़ेगा। मतलब कि कुछ भी जैसे रोड बनाना है, आर्मी को यहाँ से वहाँ मूव करना है, तो उसके लिए उनको परमिशन लेना पड़ेगा। ऐसे क्रूशियल एरियाज में, स्ट्रेटेजिकली पाइवोटल स्टेट में, लद्दाख में आर्मी को फ्री आना जाना, फ्रीली मोबाइल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं रहेगा तो कल को किसी भी तरह का जान माल का भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, एरिया का भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है भारत सरकार को, मे भी लद्दाख ही हाथ से निकल जाए। तो अनुसूची 6 में डालने से ये सब समस्याएं आ जाएंगी। हेंस अनुसूची 6 में भी लद्दाख को करंट फॉर्मेट में नहीं डाला जा सकता है। अब आता है कि रेबेका नॉर्मन कौन है? रेबेका नॉर्मन वो लड़की है जो 20-22 साल की उम्र में इंडिया आ गई थी। SIT से पढ़ करके वो इंडिया आई थी। SIT का फुल फॉर्म होता है स्कूल फॉर इंटरनेशनल ट्रेनिंग। 1991 से 93 तक रेबेका नॉर्मन इस SIT में पढ़ाई की और उस कॉलेज से पढ़ने के बाद, पास आउट होने के बाद वो सीधे इंडिया आ गई। अमेरिका जैसे कंट्री से, जो ऑलरेडी एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री था, स्पेशली 90s के टाइम में अमेरिका बेस्ट कंट्री माना जा रहा था पूरी दुनिया में, तब रेबेका नॉर्मन SIT से पढ़ने के बाद सीधी भारत आती है और भारत के सबसे ट्रबल्ड स्टेट कश्मीर में जाकर के लद्दाख एरिया में सेटल हो जाती है। 3 साल तक 93 से 96 तक वो इसी वीजा पे आते जाते रहती है और यहाँ पे एज ए टीचर की तरह काम करने लगती है। ये जो कॉलेज है, ये कॉलेज की स्थापना हुआ था पीस कॉर्प्स की ट्रेनिंग के लिए, मतलब शांति सेना बनाने के लिए इस कॉलेज की स्थापना हुई थी। इस कॉलेज का एजेंडा तो शांति और मानवीय सेना का, लेकिन ये वहां तक सीमित नहीं रहा था। ये गुप्त रूप से राजनीतिक दखलंदाजी करता था दूसरे कंट्रीज में। मतलब अमेरिका का जो डीप स्टेट और CIA है वो फंडिंग करवाता है अलग अलग इंस्टीट्यूट्स, अलग अलग
अलग-अलग इंस्टीट्यूशंस बना करके इन सब कॉलेजेस को, और यहाँ से जो लोग पास आउट्स होते हैं वो बेसिकली जो ट्रेंड सीआईए के मेंबर्स होते हैं एक तरह से अनऑफिशियली, उनको अलग-अलग कंट्रीज़ में भेजा जाता है अनरेस्ट फैलाने के लिए। जिसमें से एक रेबेका नॉर्मन थी, जो यहाँ से सीधे पास आउट होकर के सीधे लैंड करती है भारत में, और भारत में आकर के वो लद्दाख में सेटल हो जाती है। 3 साल तक लद्दाख में वो एज़ अ टीचर, एज़ अ सोशल वर्कर काम करती है। उसके बाद वो अचानक से मतलब 2-3 साल इसके साथ लिव इन में या फिर नॉर्मल रिलेशनशिप में रहने के बाद सोनम वांगचुक से शादी कर लेती है। शादी करने के बाद 1996 से लेकर के 2011 तक वो एज़ अ वाइफ वीज़ा लेकर के भारत आती रहती है, सोनम वांगचुक की वाइफ बन करके। और यहाँ से जैसे ही वो सोनम वांगचुक से शादी करती है, वो सोनम वांगचुक को प्लेस करना शुरू कर देती है फ्यूचर में, मतलब एज़ अ डीप स्टेट के स्लीपर सेल की तरह इसको यूज़ करना शुरू कर देती है, जिसमें इसको फंडिंग दिलवाना, इसको रिच बनवाना, इसको एक बहुत अच्छी लाइफ़ दिलवाना, इसको करोड़ों रुपए दिलवाना अलग-अलग अवार्ड्स के माध्यम से, अलग-अलग हेल्पिंग हैंड के तौर पे, ताकि वो सब सोनम वांगचुक अपने एनजीओ में मदद के लिए विकास को सोनम वांगचुक ने, शिक्षा को सोनम वांगचुक ने, एजुकेशन को, हेल्थ केयर को, एनवायरनमेंट को सोनम वांगचुक ने हथियार की तरह इस्तेमाल किया। ये और इसकी पत्नी रेबेका नॉर्मन मिल करके। रेबेका नॉर्मन जो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि एजेंट रही होगी डीप स्टेट या सीआईए की, उसने सोनम वांगचुक के साथ शादी करके इसको यूज़ किया भारत में, क्योंकि सोनम वांगचुक लोकल था, स्थानीय बंदा था, तो ये परफेक्ट कैमोफ्लेज था सीआईए के लिए, भारत में अनरेस्ट फैलाने के लिए। सीआईए जो कि ऐसे सैकड़ों लोगों को ट्रेनिंग दे करके ऑलरेडी बैठी हुई होगी, वो ऐसे-ऐसे लोगों को पकड़ती है जिन पे लोगों को शक ना हो। फिर उनको अलग-अलग तरीके से हेल्प के नाम पे फंडिंग देते हुए उनको ट्रेनिंग देती है, और उसके थ्रू वो लोग समाज के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, मतलब एंटी एस्टेब्लिशमेंट ग्रुप बनाते रहती है। और इस तरह से रेबेका नॉर्मन और सोनम वांगचुक मिल करके ये लोग डीप स्टेट के फेवर्स के लिए, डीप स्टेट के फायदे के लिए काम करने लगे, जिसमें इन्होंने अपने एनजीओ को यूज़ किया फंडिंग लाने के लिए और उनके काउज़ को आगे बढ़ाने के लिए। 2002 में सोनम वांगचुक को अशोका फेलोशिप दिया गया है। 300 से ज़्यादा लोगों को भारत में अशोका फेलोशिप दिया जा चुका है 1981 के बाद से। अगर मोदी सरकार जाँच कराएगी, तो इनमें से मैक्सिमम जो अशोका अवॉर्डीज़ हैं, वो कहीं न कहीं गिल्टी पाए जाएँगे किसी न किसी केस में, क्योंकि ये जो अवार्ड्स देती है अमेरिका, वो या तो वैसे लोगों को देती है जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं, या फिर जिन लोगों को देती है उनसे देश विरोधी हरकतें फ़ोर्स करके या बहला-फुसला करके या ब्रेन वॉश करके करवाती है। मतलब वही लोगों को ये सब अवार्ड दिए जाते हैं, जिसमें अशोका अवार्ड हो गया, रेमन मैग्सेसे अवार्ड हो गया, इवन जो रोलेक्स अवार्ड वगैरह है, ये सब उन लोगों को दिया जाता है। बुकर प्राइज़ वगैरह जो है, ये सब कहने को तो साहित्य के लिए देते हैं, पीस के लिए देते हैं, एजुकेशन के लिए देते हैं, बट रियलिटी ये है कि ये सब अवार्ड उन लोगों को दिए जाते हैं जो या तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट काम करते हैं, या फिर करने को रेडी हो जाते हैं बाद में, जानबूझ करके या उनके दबाव में आकर के। अगर मोदी सरकार इन सब पे थोड़ी भी जाँच करेगी, जो कि मोदी सरकार ऑलरेडी कर रही होगी, तो जितने अशोका फेलोशिप लेने वाले हैं, उनमें से मैक्सिमम लोग कहीं न कहीं फॉल्टी पाए जाएँगे, देश विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व पाए जाएँगे। सेम चीज़ रेमन मैग्सेसे अवार्ड के साथ है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड तो दिया ही रेमन मैग्सेसे के नाम पे जाता है, जो कि फिलीपींस का 3rd प्रेसिडेंट था, और वो बंदा सीआईए का एजेंट था, और उसने कोल्ड वॉर में सीआईए के एजेंट के तौर पे काम किया था रसिया के अगेंस्ट में। इससे खुश होकर के सीआईए ने, जब वो प्रेसिडेंट बना, 3rd प्रेसिडेंट बना फिलीपींस का, तो उसके बाद सीआईए ने उसके नाम पे अवार्ड चला दिया अमेरिका ने, रेमन मैग्सेसे अवार्ड। आप सोचो, किसी की गद्दारी से खुश होकर के अगर उसको अवार्ड उसके नाम पे अवार्ड चलाया जा रहा है, तो वो अवार्ड किस फील्ड में दिया जाएगा? गद्दारी के फील्ड में। तभी लोग बोलते हैं आजकल कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो या तो गद्दारी पहले से कर रहे होते हैं, देश विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व होते हैं, या फिर वो फ्यूचर में हो जाते हैं अवार्ड लेने के बाद। सेम चीज़ जो रोलेक्स अवार्ड दिया जाता है, कहने को रोलेक्स अवार्ड उनको दिया जाता है जो रोलेक्स को ब्रांड नेम को आगे बढ़ा सके। रोलेक्स जो है वो स्विस कंपनी है, बट सभी जानते हैं कि जितने यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनमें मैक्सिमम पे अमेरिका का दबदबा है, और अमेरिका फोर्स करती है इनको फंडिंग के तौर पे, मतलब इनसे फंडिंग करवाती है उन लोगों को जिनको अमेरिका पाल-पोस रही होती है दूसरे देशों में, जैसे कि इंडिया में सोनम वांगचुक हो गया। इंडिया में वो लोग जिनको ये सब अवार्ड मिला है, रेमन मैग्सेसे वगैरह, जैसे कि रवीश कुमार हो गया, जैसे कि अरुंधति रॉय हो गई। तो इन लोगों को अमेरिका अलग-अलग कंपनीज़, अलग-अलग फाउंडेशन के द्वारा फंड करवाती है। तो कहने को तो इसको अवार्ड मिला है रोलेक्स से, सवा दो करोड़ रुपए का। बट रियलिटी ये है कि अमेरिका ने दिलवाया है रोलेक्स से, ये बोल के कि ब्रांड नेम के लिए हम दे रहे हैं रोलेक्स का। बट रियलिटी ये है कि इसको एंटी नेशनल गतिविधियों में इन्वॉल्व होने के लिए दे रहा था। तो ये सब अवार्ड भी सोनम वांगचुक को मिल चुका है। उसके बाद सोनम वांगचुक को रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिल चुका है, कैसे नहीं मिलता?
अब मीडिया क्या हल्ला फैला रही है, ये कांग्रेसी और वामपंथी मीडिया, इनकी जो लॉबी है कि सोनम वांगचुक ने तो बड़े-बड़े आविष्कार करके भारत सरकार को बहुत फायदा पहुँचाया है। आविष्कार के नाम पे बताते हैं कि सोनम वांगचुक ने एक आइस स्तूपा बनाया। इनका फनी स्टेटमेंट सुनिए। आइस स्तूपा मतलब होता नहीं है बर्फ की मूर्ति। जब मैं शिमला में था तो हम लोग भी कई बार बर्फ की मूर्तियाँ बना के खेलते थे। तो ये आइस स्तूपा बनाया है। और आइस स्तूपा का मतलब होता है कि सोनम वांगचुक का कहना था कि जो बर्फ है वो पिघल जाता है, पिघलने से पूरा भारत डूब जाता है बर्फ में, ऐसा हो सकता है। इस वजह से सोनम वांगचुक ने भारत को बचाने के लिए क्या किया, लोगों को जागरूक किया कि भाई सब मिल करके आइस स्तूपा बनाओ, मतलब बर्फ की मूर्तियां बनाओ। इस तरह से वो बर्फ धीरे धीरे पिघलेगा और सर्दियों में पूरा भारत बर्फ में नहीं डूबेगा, वो धीरे धीरे पिघलेगा तो गर्मियों में वो पिघल करके नीचे जाएगा, इससे कि धीरे धीरे बर्फ नीचे जाएगा, इससे पूरे भारत में एक अच्छा माहौल रहेगा। ये बहुत बड़ा बकवास था। सोनम वांगचुक ने ये वाला आविष्कार किया था, आइस स्तूप मतलब बर्फ की मूर्ति बनाने वाला। इसके नाम पे सोनम वांगचुक ने करोड़ों रुपए से ऊपर लिए हैं फॉरेन फंडिंग के जरिए। दूसरा आविष्कार सोनम वांगचुक का था, इसने टेंट बनाया, तंबू। अब आप बोलोगे कि तंबू तो हम हजारों साल से यूज करते हुए आ रहे हैं। नहीं, नहीं, नहीं। वो जो आप यूज करते आ रहे थे वो गलत तंबू था। सही तंबू सोनम वांगचुक ने बनाया है। जिसमें इसने सोलर प्लेट को बाहर लगा करके अंदर गर्मी कर दी। उसके बाद मीडिया हल्ला कर रही है कि इसकी वजह से लाखों करोड़ों भारतीय सैनिक बच गए, नहीं तो पहले शायद वो मर जाते थे ठंड की वजह से। अरे भाई, इसके जो 2-4 साल पहले आविष्कार किया उससे पहले से भारतीय सैनिक 50-50 मीटर 50-50 फुट बर्फ में लेह लद्दाख में और जो बॉर्डर एरियाज है उसमें दिन रात पेट्रोलिंग करते हुए पाए जाते हैं और उनको कभी कुछ नहीं होता, और हल्का फुल्का अगर होता भी था तो वो तो अभी भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इसके एक फालतू तंबू में एक वो ऐसा कुछ अजीब सा एक पैनल लगा देने से, और वो कोई नया इन्वेंशन नहीं था। वो उसका क्रेडिट इसको देने को हम लोग को सिखा रहे हैं आम जनता को कि सोनम वांगचुक ने वो इन्वेंट कर दिया, उसकी वजह से पूरी दुनिया में आग लग गई है उस सोलर पैनल से और पूरी दुनिया सेफ हो गई है। ये सब इसके नाम पे इन्वेंशन बोला जा रहा है। कल को बोल दोगे कि गधे को पहाड़ पे चढ़ना सोनम वांगचुक ने सिखा दिया है। सबसे फनी और सैड पार्ट जो है, जब सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करके उस पे एनएसए लगाया गया है, मतलब साल 2 साल तो अब उस पे पहले सुनवाई ही नहीं होगी। उसके बाद उस पे सुनवाई होगी, तब देखा जाएगा उसको छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। तब पूरा का पूरा इकोसिस्टम इनकी मदद में उतर आया है, लेफ्ट और कांग्रेस इकोसिस्टम। जब गवर्नमेंट सारे प्रूफ दे रही है, जैसे कि इसके घोटाले के बारे में, जो 2 सबसे पहले तो मैं एक घोटाले के बारे में बता दूं जो सबसे बड़ा किया है सोनम वांगचुक ने। क्या पता इससे भी बड़ा किया हो, अभी तक लाइट में यही आया है। जो इसने 2 कंपनी, 2 एनजीओ बना रखी थी। सेकमॉल और दूसरा सेकमॉल इसने 1988 में ही बना लिया था, और दूसरा हायल, HIAL। इन दोनों के नाम पे इसने करोड़ों-करोड़ों की फंडिंग ली फॉरेन से, और उस फंडिंग के ज़रिए जो ले तो ये रहा था सोशल वर्क के नाम पे। सोनम वांगचुक जैसे लोग हैं, जिनकी वजह से लोग सोशल वर्क से घृणा करने लग गए हैं। सोशल वर्क सुनते ही लोगों को लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत काम हो रहा होगा। क्योंकि सोनम वांगचुक जैसे लोग सोशल वर्क के नाम पे एक धब्बा है, एक कलंक है। सोशल वर्क के नाम पे करोड़ों डकार जाते हैं और आम जनता जस्ट एक मूकदर्शी बन के देखती रह जाती है। जैसे इस केस में हुआ। शेकमॉल के नाम से 9 बैंक खाते खोल रखे हैं सोनम वांगचुक ने। नॉट टू मेंशन कि ये जो करोड़ों का घपला किया है वो अलग है। इसके अलावा 9 बैंक खाते, जिसमें से 3 ही बैंक खातों का ऑन रिकॉर्ड डिटेल्स दिया है। मतलब 6 बैंक खातों में चुपका चोरी चला रहा था। मैं भी कभी पाकिस्तान के थ्रू पैसे मंगा रहा होगा, कभी दूसरे देश के थ्रू, जिसका ऑन रिकॉर्ड नहीं दे रहा था सोनम वांगचुक हिसाब-किताब। उसी तरह से हायल जो है, जिसमें इसने 37 करोड़ रुपया एक कॉलेज खोलने के लिए लिया था, और लगता है वहाँ से 1-2 बैच भी पास आउट करके निकाल दिए बच्चों को, जबकि आज तक वो कॉलेज बन के रेडी नहीं हुआ और कभी उसको एक्रेडिटेशन नहीं मिला। मतलब कॉलेज कभी बना ही नहीं, ना ही कॉलेज को कभी एफिलिएशन मिला। मतलब अगर कुछ बैच निकला भी होगा तो उनका डिग्री भी फालतू हो गया, उनकी लाइफ भी बर्बाद कर दी सोनम वांगचुक ने। और उसके नाम पे 37 करोड़ रुपए डकार गया सोनम वांगचुक, जिसमें मे बी बाउंड्री-वाउंड्री हल्का-फुल्का बनवा दिया होगा। और बाद में जब इनसे हिसाब लिया गया तो इसने कुछ इधर-उधर पेपर ट्रायल में फँसा दिया, मतलब बेसिकली उसका कभी हिसाब नहीं दिया। 37 करोड़ रुपए सिर्फ एक कॉलेज खोलने के नाम पे खा गया, लोकल लोगों को पढ़ाने के नाम पे। ऐसे इसने अनगिनत घोटाले कर रखे हैं, जो मीडिया अभी आजकल सिखा रही है कि इसने स्कूल खोला है, वो स्कूल कैसे चलेगा? भई ये स्कूल कौन-सा चला रहा था? ये स्कूल के नाम पे, कॉलेज के नाम पे, सोशल वर्क के नाम पे सिर्फ पैसे डकार रहा था। जैसे इसने HIAL हियाल के नाम पे 37 करोड़ रुपए डकार गए। उसके बाद हियाल में भी, जैसे सेकमॉल में इसके 9 खाते थे, जिसमें से 6 अनडिस्क्लोज्ड थे। वैसे हियाल में भी इसने 7 अकाउंट खोल रखे थे हियाल के नाम पे, जिसमें 4 अनडिस्क्लोज्ड थे। 3 ही अकाउंट का डिटेल से दे रखा था गवर्नमेंट को। मतलब 4 अकाउंट पे जो पैसे मंगा रहा था, जो पैसे डकार रहा था, उसका कहीं कोई खानो-खान खबर नहीं था किसी को। इतना ही नहीं, इसने पर्सनली भी 9 व्यक्तिगत खाते,
पर्सनल अकाउंट खोल रखे थे जिसमें सिर्फ एक ही का ये डिस्क्रिप्शन दे रखा था गवर्नमेंट को। 8 खाते इसके अनडिस्क्लोज्ड थे। सोचिए ये किस लेवल का घपलाबाजी कर रहा था। और ये तो जस्ट एक नॉर्मल सोनम वांगचुक है जो इस लेवल पे देश विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व था, या कहिए तो गद्दारी कर रहा था। ऐसे पता नहीं कितने सोनम वांगचुक पाल रखे हैं डीप स्टेट ने, अमेरिका ने और दूसरे चाइना वगैरह ने हमारे कंट्री में। मेरी मोदी सरकार से बस इतनी ही गुजारिश है कि जितने लोगों को मैग्सेसे अवार्ड दिए गए हैं, उन लोगों को मैग्सेसे अवार्ड, बुकर अवार्ड, या जो पेटा से जुड़े हुए हैं, या फिर वो लोग जिनको अशोका फेलोशिप वगैरह मिलता है, इन लोगों के कम से कम अकाउंट्स की प्रॉपर जांच की जाए। अगर इनका बैकग्राउंड जांच किया जाएगा, इनमें से मैक्सिमम लोग फॉल्टी पाए जाएंगे। अगर सारे नहीं तो मैक्सिमम लोग फॉल्टी पाए जाएंगे।